इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 के एपिसोड 4 में आपका शानदार स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो सीधे हमारे इतिहास के सबसे गौरवशाली पन्नों से निकलकर हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। एक ऐसा महाविहार, एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जहां से कभी पूरे एशिया में शिक्षा का प्रकाश फैला। फिर एक दिन वो सब कुछ जलकर राख हो गया। हाँ, और कहानी सिर्फ उस राख पर खत्म नहीं होती। सही कहा। आज हम ये भी समझेंगे कि कैसे अपने 827 साल पुराने खामोश इतिहास के बाद ये संस्था फिर से उठ खड़ी हुई है। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हमने कई अलग-अलग और प्रामाणिक स्रोतों को खंगाला है। हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक साक्ष्यों की विस्तृत रिपोर्ट्स, नेशनल ज्योग्राफिक के शोध और हालिया समाचारों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें नालंदा के उस महान स्वर्ण युग की गहराई को समझना है। इसके विनाश से जुड़े जो भी मिथक और तथ्य आज समाज में तैर रहे हैं, उनकी तार्किक पड़ताल करनी है और अंत में इसके आधुनिक पुनर्जन्म के पीछे की पूरी सच्चाई को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं अभी बस अपने बुनियादी आकार ही ले रही थीं। हाँ। और हमारे यहाँ शिक्षा का एक ऐसा वैश्विक केंद्र बन रहा था जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक दौर में हैरान कर देता है। इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं, मतलब करीब 1500 साल पहले, तो 5वीं शताब्दी के आसपास का समय आता है। हाँ, गुप्त काल का दौर। बिल्कुल, विशेषकर सम्राट कुमार गुप्त का समय था वो, जब इस महान संस्था की नींव रखी गई थी। सबसे पहले तो नालंदा शब्द की उत्पत्ति को समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। ये संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम और दा। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो होता है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। यानी ज्ञान का एक ऐसा अनवरत प्रवाह जो कभी रुके नहीं। नाम में ही कितनी गहराई है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने हमारे स्रोतों में एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ी थी कि ये पूरी जगह असल में एक आम का बगीचा हुआ करती थी। मतलब क्या सच में इतने बड़े विश्वविद्यालय की शुरुआत एक बगीचे से हुई थी? ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। कुछ प्राचीन कथाओं और दस्तावेजों में ये जिक्र मिलता है कि ये महाविहार असल में एक विशाल आम के बगीचे पर बनाया गया था। कहा जाता है कि उस समय के 500 व्यापारियों ने मिलकर अपनी संपत्ति से वो आम का बगीचा खरीदा था। 500 व्यापारियों ने? हाँ, और उसे गौतम बुद्ध को उपहार स्वरूप भेंट किया था। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में शिक्षा और अध्यात्म के लिए समाज का हर वर्ग, यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी किस तरह से अपना योगदान देता था। मतलब ये केवल एक राजा का प्रोजेक्ट नहीं था। सही कहा, ये समाज का प्रोजेक्ट था। उसी पवित्र स्थान पर बाद में ये विशाल विश्वविद्यालय खड़ा हुआ। आम के बगीचे से लेके दुनिया की पहली आवासीय यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनने तक का सफर, ये सोचना भी कितना अद्भुत लगता है कि आज से 1500 साल पहले एक ऐसा कैंपस था जहां छात्रों और शिक्षक एक ही प्रांगण में साथ रहते थे। और मैंने इसके पैमाने के बारे में जो आंकड़े देखे वो तो सच में किसी को भी चौंका सकते हैं। वे आंकड़े बहुत विशाल हैं। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र रहते थे। 10,000? हाँ, और लगभग 1500 से 2000 शिक्षक एक साथ रहते थे। यहीं पे मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अगर हम इस अनुपात को देखें तो हर 7 छात्रों पर एक शिक्षक मौजूद था। बिल्कुल। आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों में जहां एक क्लास में 100 या उससे भी ज्यादा बच्चे होते हैं और टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज भी बेहतर स्टूडेंट टीचर रेशियो के लिए संघर्ष करती हैं, वहां उस दौर में 1 और 7 का अनुपात होना, यह बताता है कि शिक्षा कितनी व्यक्तिगत और गहन रही होगी। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे उत्कृष्ट रूप था। और देखिए, यह सिर्फ एक स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा केंद्र नहीं था। यह उस समय की दुनिया का एक सच्चा ग्लोबल हब था। ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत बताते हैं, विशेषकर चीनी यात्रियों के लेख, है ना? बिल्कुल, चीनी यात्रियों के लेख बताते हैं कि यहाँ चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, म्यांमार और श्रीलंका जैसे सुदूर देशों से छात्र ज्ञान की तलाश में आते थे। वेनसांग और इत्सिंग जैसे। सही कहा, उन्होंने पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके यहाँ तक का सफर तय किया था।
उनके लेखों में इस जगह की भव्यता का जो सजीव वर्णन मिलता है वो बताता है कि उस समय दुनिया में नालंदा के टक्कर की कोई दूसरी जगह नहीं थी। विदेशी छात्रों के आने की बात से मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। यहाँ का प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट का तरीका। वो तो बहुत ही कड़ा था। कल्पना कीजिए उस दौर के किसी छात्र की जो हजारों मील का कठिन सफर तय करके कई महीनों की यात्रा के बाद यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। और वहां उसका इंटरव्यू कोई सीनियर प्रोफेसर या डीन नहीं ले रहा है, बल्कि वहां का द्वारपाल ले रहा है। हाँ, वो द्वारपाल, जिन्हें अक्सर द्वार पंडित भी कहा जाता था, जी, वे कोई साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं थे। वे अपने आप में प्रकांड विद्वान होते थे। वे इतने ज्यादा ज्ञानी और बहुभाषी होते थे कि विदेशी छात्रों का उनकी ही भाषा में या संस्कृत में सबसे कठिन तार्किक परीक्षण करते थे। ये तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। स्रोतों के अनुसार 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही इन द्वारपालों के सवालों का सही जवाब दे पाते थे। अगर द्वारपाल संतुष्ट नहीं हुआ तो छात्र को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं मिलती थी। मतलब ज्ञान के मंदिर के रक्षक भी ज्ञान के शिखर पर बैठे थे, और जो छात्र उस कठिन परीक्षा को पास करके अंदर प्रवेश पा लेता था, उसके लिए तो मानो खजाना खुल जाता होगा। और वो खजाना था नालंदा की विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी, जिसे धर्मगूंज कहा जाता था। धर्मगूंज? हाँ, धर्मगूंज का अर्थ है सत्य या धर्म की गूंज। ये कोई एक कमरा या एक इमारत भर नहीं थी। ये 3 विशाल इमारतों का एक परिसर था, जिसमें से एक इमारत 9 मंजिला ऊंची थी। 9 मंजिला ऊंची लाइब्रेरी? हाँ, उस जमाने में? बिल्कुल। इसमें 90 लाख से भी ज्यादा हस्तलिखित पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद थीं। और अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो छात्रों को केवल धर्म का अध्ययन नहीं कराया जाता था। हाँ, वहाँ विज्ञान और चिकित्सा भी पढ़ाई जाती थी। मेडिसिन, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित और साहित्य तक सब कुछ गहराई से पढ़ाया जाता था। इतने विस्तृत पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षक भी तो इतिहास के सबसे महान मस्तिष्कों में से रहे होंगे। हमने स्रोतों में आर्यभट्ट का जिक्र देखा है। शून्य वाले आर्यभट्ट। बिल्कुल, जिन्होंने दुनिया को शून्य का महत्व समझाया और खगोल शास्त्र में क्रांतिकारी खोजें की। उनके अलावा नागार्जुन, बुद्धपालिता, आर्यदेव और धर्मकीर्ति जैसे महान विचारक इस संस्था का हिस्सा थे। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इतने बड़े महाविहार जहाँ हजारों लोग रह रहे हैं, उसका आर्थिक मॉडल कैसे काम करता था। हाँ, इतनी बड़ी जगह को चलाने के लिए तो बहुत भारी धन की आवश्यकता होती होगी। बिल्कुल होती होगी, लेकिन इसका खर्च किसी एक राजा के खजाने या उसके मूड पर निर्भर नहीं था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि आसपास के लगभग 200 गांवों से मिलने वाले राजस्व, अनाज, कपड़े और दान से इस यूनिवर्सिटी का पूरा खर्च चलता था। इसका मतलब है कि समाज सीधे तौर पर शिक्षा को प्रायोजित कर रहा था। यही इसका सबसे बड़ा फायदा था। इस मॉडल ने शिक्षा व्यवस्था को किसी भी राजनीतिक प्रभाव या सत्ता के सीधे हस्तक्षेप से पूरी तरह आजाद रखा। शिक्षक और छात्र बिना किसी दबाव के अपने शोध और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। एक बेहद ही आदर्श और आजाद व्यवस्था। लेकिन फिर समय का चक्र घूमा और इतिहास ने एक बहुत ही दर्दनाक करवट ली। हम कहानी को 1193 से 1200 ईस्वी के उस दौर की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, बख्तियार खिलजी का दौर। बिल्कुल, जब मोहम्मद गौरी के तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। और जो घटना घटी वो सिर्फ एक युद्ध या लूटपाट की आम कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही अजीबोगरीब और विडंबना से भरी घटना जुड़ी हुई है। ये इतिहास के सबसे दुखद मोड़ों में से एक है। फारसी और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अपने सैन्य अभियानों के दौरान बख्तियार खिलजी को एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी हो गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसके अपने शिविर में मौजूद सभी हकीमों और वैद्यों ने हार मान ली। किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ? जब उसे लगने लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो किसी ने उसे सलाह दी कि उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के मुख्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाना चाहिए। एक विदेशी आक्रमणकारी जो उस जमीन को रौंदने आया था, उसी जमीन के एक वैद्य से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उसका अहंकार देखिए। उसने इलाज के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवा तो लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही अड़ियल और लगभग असंभव सी शर्त रख दी। हाँ, उसने साफ कह दिया कि वो किसी की दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा, ना कोई लेप, ना कोई गोली, ना कोई काढ़ा। बिना कोई औषधि खिलाए उन्हें उसे ठीक करना होगा। चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक वैद्य के लिए सीधा सीधा अपमान और एक असंभव चुनौती थी।
दवा खाए बिना कोई गंभीर रूप से बीमार इंसान कैसे ठीक हो सकता है? सही बात है। लेकिन आचार्य राहुल श्रीभद्र एक ऐसे संस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे जहां चिकित्सा विज्ञान और जड़ी बूटियों का ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने शांति से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यहां बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगले दिन आचार्य राहुल श्रीभद्र खिलजी के पास पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में कोई जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि कुरान की एक प्रति थी। और उन्होंने खिलजी को वो किताब दी और कहा कि वो रोज इसके कुछ पन्ने पढ़े। खिलजी ने ऐसा ही किया, और हैरानी की बात ये रही कि जैसे जैसे दिन बीतते गए और वो उन पन्नों को पढ़ता गया, उसकी वो जानलेवा बीमारी रहस्यमयी तरीके से ठीक होने लगी। बिल्कुल। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वो खुद हैरान था। तब उसे सच्चाई पता चली। आचार्य ने बहुत ही चतुराई से कुरान के पन्नों के किनारों पर खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक अदृश्य लेप लगा दिया था। हाँ, और जब खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों को जुबान से लगाता और उन पन्नों के करीब सांस लेता, तो उस लेप की तेज महक और अर्क उसके शरीर में जाकर उसकी बीमारी को जड़ से काट रहे थे। ये घटना दिखाती है कि नालंदा के आचार्यों को मानव शरीर, औषधियों के अवशोषण और घ्राण शक्ति के माध्यम से इलाज करने का कितना गहरा वैज्ञानिक ज्ञान था। सच में ये चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। तो इस चमत्कार के बाद तो खिलजी को आचार्य और उस विश्वविद्यालय का जीवन भर आभारी रहना चाहिए था। इंसान का मनोविज्ञान बहुत जटिल होता है। फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने अपनी प्रसिद्ध किताब तबाकात-ए-नासरी में उस समय के माहौल का जिक्र किया है। खिलजी कृतज्ञ होने की बजाय एक गहरी हीन भावना और असुरक्षा से भर गया। उसके अहंकार को ये बात गहरी चोट दी गई कि किसी अन्य सभ्यता के ज्ञानियों के पास उसके अपने बेहतरीन हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। ये कैसे संभव है कि जिनकी जमीन को वो जीतने आया है वे बौद्धिक रूप से उससे इतने आगे हैं। बिल्कुल। और उसी असुरक्षा और सत्ता के नशे ने एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया। उसने फैसला किया कि वो ज्ञान के इस स्रोत को ही समूल नष्ट कर देगा। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा पर बर्बर हमला कर दिया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि वहां के निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत दुखद। और उसके बाद उस 9 मंजिला धर्मगूंज पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि उन 90 लाख किताबों और अमूल्य पांडुलिपियों को पूरी तरह जलने में महीनों लग गए। आसमान कई हफ्तों तक किताबों के धुएं से काला रहा। ज्ञान का वह असीमित उपहार कुछ ही समय में राख के एक विशाल ढेर में बदल गया। अब ये तो वो ऐतिहासिक वर्णन है जो हमें मुख्य धारा के इतिहास और फारसी दस्तावेजों में मिलता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन सोशल मीडिया पर इतिहास को नए सिरे से खंगाला जाता है, कुछ नई बहसें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ हैशटैग काफी चर्चा में रहे, जिनमें ये दावा किया गया कि नालंदा को बाहरी आक्रमणकारी ने नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने जलाया था। बिल्कुल, हमने इस गहराई से किए गए विश्लेषण में इन दावों की भी तार्किक पड़ताल की है। इस तरह के जो दावे उठते हैं उनका मुख्य आधार आमतौर पर तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं, विशेष रूप से तारानाथ और सुम्पा खनपू द्वारा बहुत बाद में लिखी गई किताबें हैं। उन किताबों में क्या लिखा है? इन ग्रंथों में एक बिल्कुल अलग कहानी का वर्णन मिलता है। कहानी कुछ इस तरह है कि किसी मंत्री काकू सिद्धा के एक धार्मिक समारोह के दौरान कुछ युवा और शरारती बौद्ध भिक्षुओं ने 2 साधुओं का भारी अपमान कर दिया। ग्रंथों के अनुसार उन युवाओं ने उन साधुओं पर गंदा पानी फेंका और उन पर कुत्ते छोड़ दिए। इस अपमान से क्रोधित होकर उन साधुओं ने 12 साल तक एक सूर्य यज्ञ किया, जिससे रहस्यमय तरीके से आग पैदा हुई और पूरा विश्वविद्यालय जल गया, या फिर उन्होंने सीधे तौर पर वहां आग लगा दी। जब हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाली लगती हैं, लेकिन इतिहास को भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों, सबूतों और तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन दावों का तार्किक विश्लेषण करें तो क्या निकल कर आता है? अगर हम पूरी तरह से तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें तो इस कहानी में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला और सबसे अहम बिंदु यह है कि तारानाथ और सुम्पा खनपो ने ये घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। उन्होंने ये बहुत बाद में लिखा था ना? हाँ, उन्होंने ये घटना सदियों बाद सुनी सुनाई बातों और किंवदंतियों के आधार पर लिखी थी। दूसरा तार्किक सवाल यह है कि नालंदा कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही जा सकते थे। वहां सभी पढ़ते थे। ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहां वेद, पुराणों और हिंदू दर्शन की शिक्षा भी विधिवत दी जाती थी।
तो फिर सिर्फ उन 2 लोगों को प्रवेश से क्यों रोका गया या उनका ऐसा अपमान क्यों किया गया? ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरा, अगर इतनी बड़ी घटना हुई थी कि किसी यज्ञ से या 2 लोगों के गुस्से से 90 लाख किताबों वाली जगह जल गई, तो इसका जिक्र सिर्फ इन्हीं 2 विशिष्ट तिब्बती किताबों में ही क्यों मिलता है? किसी समकालीन भारतीय दस्तावेज में या उस समय के आसपास भारत आने वाले किसी भी विदेशी यात्री के रिकॉर्ड में इसका कोई वर्णन क्यों नहीं है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। और सिर्फ साहित्य या किताबों की ही बात क्यों करें? जब हम जमीन के नीचे दबे सच यानी पुरातात्विक खुदाई की बात करते हैं तो वो हमें बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। हाँ। जैसे एक आम मिथक लोगों के दिमाग में ये है कि बस एक दिन अचानक से हमला हुआ, आग लगी और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पुरातात्विक उत्खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की जो विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, वे बताती हैं कि नालंदा के खंडरों में तबाही के कई स्तर मौजूद हैं। तबाही के कई स्तर? हाँ। इसका सीधा सा वैज्ञानिक अर्थ ये है कि विश्वविद्यालय का पतन केवल एक दिन की या सिर्फ एक हमले की घटना नहीं थी। इतिहासकारों के व्यापक शोध बताते हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते आते पूरे भारत में बौद्ध धर्म का पतन पहले ही शुरू हो गया था। समाज में बहुत भारी राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी। और फंडिंग का क्या हुआ? राजवंश बदलवाए रुपए और जो आसपास के गांवों और शासक इस महाविहार को सदियों से फंडिंग देते आ रहे थे, वो आर्थिक मदद काफी कम हो गई थी। तो मतलब ये संस्था अंदर से पहले ही कमजोर पड़ने लगी थी। सही समझा आपने। इतिहासकारों के बीच आज भी ये बहस का विषय है कि क्या ये पतन पूरी तरह से सिर्फ एक विदेशी आक्रमण का नतीजा था। पुरातात्विक साक्ष्यों में बड़े पैमाने पर आग लगने के स्पष्ट और गहरे निशान जरूर मिले हैं जो उस बर्बर आक्रमण की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल। लेकिन तथ्य ये है कि पतन एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आर्थिक तंगी, राजनीतिक बदलाव और अंत में वो विनाशकारी हमला। जब वो आखिरी हमला हुआ, उसके बाद ये संस्था इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। वो कहते हैं ना कि जब किसी विशाल इमारत की नींव को दीमक लग जाए तो एक जोरदार आंधी उसे पूरी तरह ढाने के लिए काफी होती है। सही बात है। सालों तक वो महान ज्ञान का केंद्र खंडर बनकर पड़ा रहा, मिट्टी और जली हुई ईंटों का एक ऐसा ढेर जो अपनी खामोशी में सदियों की चीखें और ज्ञान के जलने का दर्द समेटे हुए था। लेकिन अब हम इस चर्चा को निराशा के पन्नों से निकालकर वर्तमान की उम्मीदों की तरफ लाते हैं, क्योंकि उस राख में से एक बार फिर से एक नया अंकुर फूटा है। बिल्कुल। हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य और आधुनिक कैंपस का उद्घाटन किया गया। ये जो पुनरुद्धार हुआ है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे दशकों का एक बहुत लंबा और कूटनीतिक सफर है। इस आधुनिक पुनर्जन्म की शुरुआत असल में साल 2006 में हुई थी, जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल में अपने एक भाषण के दौरान सबसे पहले इस प्राचीन विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने का विजन देश के सामने रखा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने उन सभी दक्षिण एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क साधा जिनका इतिहास में नालंदा के साथ गहरा सांस्कृतिक संबंध था। कूटनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा कदम था ये। हाँ, उनके प्रयासों से कई देश इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़े। और फिर साल 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस नए कैंपस की आधिकारिक आधारशिला रखी थी। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे हमारे नोट्स में मिली वो ये थी कि ज्ञान बांटने की ललक इतनी ज्यादा थी कि इस नई यूनिवर्सिटी ने अपनी बिल्डिंग के पूरी तरीके तैयार होने का इंतजार ही नहीं किया। हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात है। साल 2014 से ही राजगीर के एक कन्वेंशन सेंटर और वहां के एक होटल को किराए पर लेकर कक्षाएं शुरू कर दी गई थीं। बिल्कुल। यानी जो पढ़ाई सदियों पहले रुक गई थी, उसे दोबारा शुरू करने का जो जज्बा था वो इमारतों का मोहताज नहीं रहा। और अब जो नया कैंपस बनकर तैयार हुआ है वो प्राचीन वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम है। ये नया कैंपस पुराने ऐतिहासिक खंडरों से करीब 17 किलोमीटर दूर राजगीर में बनाया गया है। ये 455 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत विशाल परिसर है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी इमारतें नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन है। डिजाइन में ऐसा क्या खास है? ये पूरी तरह से यानी 100% सोलर पावर पर चलने वाला नेट जीरो कैंपस है। अरे वाह!
इसके अंदर 100 एकड़ की एक विशाल मानव निर्मित वाटर बॉडी यानी कृत्रिम झील है, जो पूरे कैंपस के पर्यावरण को संतुलित रखती है। इसमें 40 अत्याधुनिक क्लासरूम्स हैं, जिनमें से हर एक में 300 छात्रों के बैठने की क्षमता है। ये तो बहुत बड़ा स्केल है। और प्राचीन धर्मगूंज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन रही है। मार्च 2025 तक ये कैंपस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब? हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ कंक्रीट और शीशे से बनी एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इमारत का उद्घाटन भर है, या इसके मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं, विशेषकर भू राजनीतिक नजरिए से। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का ब्रोशर नहीं है, ये भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम सॉफ्ट पावर को आसान शब्दों में समझें, तो मतलब बिना किसी सैन्य ताकत या हथियारों के, सिर्फ अपनी संस्कृति, कूटनीति और शिक्षा के दम पर दुनिया भर में अपना प्रभाव और रिश्ते मजबूत करना। सही? बिल्कुल सटीक। यह भारत की उस पुरानी पहचान को वापस पाने का एक रणनीतिक कदम है, जब इस भूमि को पूरी दुनिया में एक नॉलेज हब के रूप में देखा जाता था। इसका पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन इस बात का प्रतीक है कि हम पश्चिम की नकल नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की अपनी प्राचीन भारतीय सोच को आधुनिक रूप में अपना रहे हैं। आज इस नए नालंदा में हमारे पड़ोसी देशों और दुनिया के 20 से अधिक देशों के छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और जब ये छात्र यहाँ से पढ़कर अपने अपने देशों में वापस जाएंगे, तो वो भारत की संस्कृति और विचारों के एम्बेसडर बनेंगे। ये वैश्विक कूटनीति में और एशिया में एक बार फिर से ज्ञान का केंद्र बिंदु बनने की दिशा में एक बहुत दूरदर्शी कदम है। बिल्कुल। ये चर्चा हमें ये सिखाती है कि भौतिक इमारतों को तोड़ा जा सकता है, ईंटों को ढाया जा सकता है, यहाँ तक कि लाखों किताबों को जलाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की जो असली भावना है, जो इंसान की सीखने की ललक है, हाँ, उसे दुनिया की कोई भी आग कभी राख नहीं कर सकती। वो भावना हमेशा किसी न किसी रूप में अपना रास्ता खोज ही लेती है। ज्ञान एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जिसे आप मिटा नहीं सकते। भले ही उसे सदियों तक जमीन की परतों के नीचे दबा दिया जाए, लेकिन वो एक बीज की तरह होता है, जो सही समय और सही माहौल मिलने पर फिर से एक विशाल पेड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? बस एक पल के लिए गहराई से सोचकर देखिए, अगर 12वीं सदी में वो विनाशकारी आक्रमण नहीं हुआ होता, अगर वो 90 लाख अमूल्य पांडुलिपियां महीनों तक नहीं जली होती, तो आज हमारा विश्व विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में कितने 100 साल आगे होता। न जाने ब्रह्मांड के कितने अनसुलझे रहस्य और आज की लाइलाज बीमारियों के कितने इलाज उन राख हो चुके पन्नों में हमेशा के लिए दबे रह गए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। ऐसा कौन सा खोया हुआ प्राचीन ज्ञान है जिसे हम आज की अपनी करोड़ों डॉलर की आधुनिक प्रयोगशालाओं में फिर से दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं? वो ज्ञान जो हमने खो दिया, और वो ज्ञान जो हम अब फिर से हासिल करने की राह पर निकल पड़े हैं। नालंदा की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है। ये मानव सभ्यता के उत्थान, उसके दर्दनाक पतन और फिर से अपनी ही राख से उठ खड़े होने की अमर कहानी है। बिल्कुल। खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहराई से विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इतिहास के इन पन्नों को पलटने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इतिहास को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा। अगर आपको हमारा आज का ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो, तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें और कृपया हमारे शो को रेट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, कुछ नए तथ्यों और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और सीखते रहें।